एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों का चैप्टर चल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कि भैया धरती में या जो फोर्स लगाती हैं उस फोर्स को क्या कहते हैं और उस फोर्स के पास क्या क्या चमत्कारिक गुण हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ चुके हैं और आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड यानी गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में। गुरुत्वीय क्षेत्र, तो गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है? तो यह एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा फील्ड है या एक ऐसा जगह है या एक ऐसा एरिया है जिसमें किसी के या किसी दूसरे बॉडी के आने से उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो जाता है और वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। इन सर ये क्षेत्र किसके पास पाया जाता है? तो हर वो बॉडी जिसके पास मास हो उस बॉडी के चारों ओर, उस बॉडी के चारों ओर एक इमेजिनरी एरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इमेजिनरी एरिया। इस एरिया के अंदर ध्यान दीजिएगा ऐसे इमेजिनरी लाइंस बनी होती हैं। क्या बनी होती हैं? इमेजिनरी लाइंस। ये एम मास की बॉडी है और इसके चारों ओर एक पर्टिकुलर एरिया होगा इसका। अब इस एरिया के अंदर कोई दूसरी बॉडी, कोई दूसरी एम मास की बॉडी आ रही है। देखो ये कैपिटल एम ले लेता हूँ, जरूरी नहीं कि दोनों का मास सेम हो, अलग अलग मास के हैं। ये M1 ले लो, ये M2 ले लो, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये M2 मास का बॉडी जो है जिसके पास अपना खुद का क्या है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। जब ये आता है और अगर इसके ग्रेविटेशनल फील्ड यानी इस एरिया के, यानी M1 मास का जो एरिया है, इस एरिया के अंदर इस M2 मास का एरिया कोलैप्स करता है तो उस कंडीशन में इस M2 के ऊपर M1 द्वारा एक फोर्स फील होता है। आई बस समझ में? उस फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? इसको फील करने के लिए आपको मैं वही एग्जांपल दूंगा जो हम मैग्नेट के अंदर देखते हैं, क्योंकि मैग्नेट से ही आप फील कर पाते हो। तो अगर आप मैग्नेट को जानते हो, मैग्नेट सभी लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है? तो जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है, एक सेकेंड रुकेंगे, पॉज नहीं करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये मेरे पास टूटा हुआ मैग्नेट है, मैंने जानबूझ के तोड़ के रखा हुआ है इसको ताकि दो अलग अलग पोल्स हों इसके पास, ठीक है? इसलिए मैंने रखा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे हाथ पे नहीं रखता हूँ मैं, कोई कॉपी दे दीजिए। चलिए ये कॉपी है, इस कॉपी के ऊपर मैंने इस चुंबक को रख दिया। अब देखिएगा मैंने दूसरा चुंबक यहाँ पे रख दिया। क्या इस चुंबक के ऊपर कोई फोर्स फील हो रहा है? क्या ये चुंबक इसकी ओर खींच रहा है? नहीं। थोड़ा सा मैंने और आगे किया तो क्या इसके ऊपर कोई फोर्स फील हो रहा है? नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ। अब क्या फील हो रहा है? बिल्कुल। देखिए यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो गया, चिपकना स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया? फिर से देखना। अब मैं इसको थोड़ा सा और बारीकी से, अरे रुक जाओ भाई, ठीक है, बारीकी से समझिएगा। ये है दूसरा चुंबक। इस चुंबक का अपना क्या है? एक एरिया होगा। इस एरिया के अंदर ही काम करेगा। इस एरिया के अंदर आने पे ही ये वाला इसको चिपका पाएगा। समझ पा रहे हैं? ऐसे इस चुंबक का भी अपना क्या होगा? एरिया होगा। इस चुंबक के एरिया के अंदर अगर ये चुंबक आएगा तभी इसके ऊपर क्या लगेगा? ये चुंबकीय फोर्स लगेगा, यानी चुंबकीय बल लगेगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब देखिए मैं अगर यहाँ पे रख रहा हूँ तो इसका जो एरिया है और इसका एरिया दोनों अलग अलग है, यानी दूर है, कोलैप्स नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसलिए ये एक दूसरे के ऊपर बल नहीं लगा पा रहा है। लेकिन ध्यान से देखिए कि मैं यहाँ पे आया, देखिए चिपका लिया इसने ना, तो जो ही मैं एंट्री मारूंगा इसके इस एरिया में तभी जाके चिपका पाएगा। तो इसका मतलब इस बल के लगने का एक पर्टिकुलर एरिया है, हर जगह नहीं लग सकता ये, है ना? एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही किसी ऑब्जेक्ट के आने पर उसको क्या कर सकता है? खींच सकता है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, वेरी गुड। कहे इतना मुस्कुरा रहे हैं भाई आप? चलिए अच्छी बात है, मुस्कुराते रहिए। ग्रेविटेशनल फील्ड सुन के इतना मुस्कुराहट हमको बड़ा अच्छा लगा। तो देखिए हर एक एम मास के ऑब्जेक्ट के पास अपना क्या होता है? एरिया होता है। ऐसे जैसे चुंबक के पास अपना एक एरिया है जिसमें दूसरा चुंबक आएगा तो उसको चिपकाएगा या दूर भगाएगा, वैसे ही एम मास का ऑब्जेक्ट है, उसके भी चारों ओर क्या है? एक एरिया है, एक क्षेत्र है जिसमें दूसरा एम मास का ऑब्जेक्ट जब आएगा तो उसके ऊपर फोर्स फील होगा, यानी उसको लगेगा कि ये हमको खींच रहा है। अदरवाइज जब इसके एरिया से बाहर रहेगा तो ये इसके ऊपर कोई बल नहीं लगा पाएगा। आए समझ? जब तक ये इसके एरिया में ना आए। जब इसके एरिया में आएगा तभी इसके ऊपर कोई फोर्स फील होगा जिसके कारण ये क्या होगा? इधर की ओर आएगा, यानी अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा। क्लियर है? तो उस एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? यानी गुरुत्वाकर्षण बल एक एरिया में लगता है,
है ना, यानी चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी एम मास के ऑब्जेक्ट के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे एम मास के ऑब्जेक्ट के आने पर उसके ऊपर एक फोर्स फील होता है, अट्रैक्शन फोर्स, उसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। ठीक है ना, या किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर का वह फील्ड जिसमें दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके ऊपर फोर्स फील होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर है, हाँ या ना। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह लग सकता है नहीं, तभी लगेगा जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एंट्री मारेगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। हम पृथ्वी पे हैं तो पृथ्वी हमारे ऊपर बल लगा पा रही है, क्यों लगा पा रही है, क्योंकि हम लोग कहाँ मौजूद हैं, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाएं तब नहीं लगा पाएगी पृथ्वी हमारे ऊपर, समझ पा रहे हैं ना, यस और नो। और उसके ग्रेविटेशनल फील्ड को इतना आसानी से आप नहीं छोड़ सकते, है ना। उसको छोड़ने के लिए कौन सी वेलोसिटी चाहिए आपको, एस्केप वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, तब जाके आप पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ सकते हैं। और जहीं आप बाहर चले जाएंगे, यहाँ पे चले आए तो क्या ये खींच पाएगी, नहीं खींच पाएगी, तब नहीं खींचेगी, समझ में आया ना, क्योंकि आप इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है, तब आप स्पेस में चले जाएंगे, यस और नो। तब आपके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा होगा, आप उड़ रहे होंगे। धरती पर रहने पे धरती आपको क्या कर रही है, चिपका के रख रही है, क्योंकि आपके पास एम मास की बॉडी है, सॉरी आपके पास द्रव्यमान है, पृथ्वी आल्सो द्रव्यमान वाली है ना, तो इसलिए आप उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एंट्री मारे हैं, तो इसीलिए आपको खींच के रखी हुई है, समझ पा रहे हैं। अरे आना बोलिए, बाहर चले जाएंगे तब नहीं लगा पाएगी पृथ्वी, तब आप हवा में उड़ेंगे, है ना। बहुत सारे स्पेस के वीडियो आपको नज़र आएंगे यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे आपको ये फील होगा कि बहुत सारे आपको एस्ट्रोनॉट्स नज़र आएंगे जो जीरो ग्रेविटी पे काम कर रहे होते हैं, है ना, और वो उड़ रहे होते हैं। ठीक है, इस क्रम में मैं आपको एक वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे आप इस समय जानते हैं कि जो नासा है, नासा ने एक मिशन प्लान किया था जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स गए हुए हैं। एक है उसमें सुनीता विलियमसन, है ना, उनका 11 साल पहले का वीडियो है, आज से 11 साल पहले का वीडियो है, जहाँ पे वो स्पेस में गई हुई थी। मतलब स्पेस में मतलब उस स्पेस स्टेशन वगैरह होता है, स्पेस स्टेशन तो यही नज़दीक में ही होता है, ठीक है ना। बहुत ऊपर जाएंगे आप रॉकेट में तब तो ज़्यादा दिक्कत होगी। फिलहाल में आप क्या बोलते हैं, सैटेलाइट वगैरह जो होते हैं जिन पे उन्होंने मतलब दिखाया था कि स्पेस स्टेशन पे जहाँ पे जीरो ग्रेविटी थी, तो वहाँ पे वो दिखाती हैं कि देखिए कैसे हम लोग रहते हैं, सोते कैसे हैं, पानी कैसे। तो आप पानी को देखेंगे ना तो पानी भी आपको कैसे नज़र आएगा, उड़ता हुआ नज़र आएगा, समझ पा रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी क्या है, ज़ीरो। क्यों ग्रेविटी जीरो है, क्योंकि हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है और अर्थ हमको खींच नहीं पा रही है। अदरवाइज हमेशा पानी की बूंद कहाँ आती है, नीचे। पानी उड़ सकता है नहीं, पानी के ऊपर क्या लग जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इस कारण वो कहाँ चलाता है, नीचे। लेकिन तभी आएगा नीचे जब हम कहाँ रहेंगे, धरती पे। केवल धरती पे लगता है नहीं, किसी और ऑब्जेक्ट के मतलब किसी और प्लैनेट पे चले जाइए, चंद्रमा पे चले जाइए, वहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। मंगल पे चले जाइए, वहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। भाई जब तक आप किसी दूसरे बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में एंट्री नहीं मारेंगे तब तक उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा जो उसको नीचे की ओर खींचे। आई होप समझ में आ गया होगा, हाँ या ना, क्लियर है। तो एक बात यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए कि भैया हर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है एक फील्ड के अंदर काम करता है और उस फील्ड को ही हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, ठीक है। अब आता है ग्रेविटेशनल फील्ड के बाद ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या आता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वायर है ना वो टूटेगा नहीं, वो पैर के नीचे भले रहे। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसका मतलब क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। मतलब क्या है इसका समझिएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई m मास का ऑब्जेक्ट है, इस m मास के ऑब्जेक्ट के चारों ओर इसका क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मैं किसी यूनिट मास को लेके जा रहा हूँ। किसको लेके जा रहा हूँ, यूनिट मास को लेके जा रहा हूँ। किसको लेके जा रहा हूँ, यूनिट मास। यूनिट मास मतलब इकाई मास, या तो 1 किलोग्राम हो या तो 1 ग्राम हो, समझ पा रहे हैं ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट मास। एक हो, जो भी हो, ग्राम में हो तो भी 1, किलोग्राम में हो तो भी 1 ही हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट मास बोलते हैं। तो उस यूनिट मास पे लगने वाले बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। मैं एक छोटा सा मास यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, छोटा सा मास है, छोटकू सा, ठीक है।
यहाँ पे कैपिटल एम है, यहाँ पे बहुत छोटा सा मास है। मैं इसको इसके अंदर लेके जा रहा हूँ इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में। छोटा मास क्यों लिया? ताकि इसकी जो क्या हो, ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ही क्या हो, छोटा हो, बहुत छोटा हो। वैसे भी आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, बहुत कमज़ोर होता है, बहुत क्या होता है, कमज़ोर। हाँ, लेकिन रेंज सबसे लंबी होती है। सबसे ज़्यादा दूर तक एक्टिव कौन रहता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं इसको लेके जा रहा हूँ, तो इसके पास मान के चलो कि नेग्लेक्टेड वाली कहानी है। नेग्लेक्टेड वाली, देखो यार, ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, सेम टू सेम ऐसे चैप्टर आपको मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। ऐसे सब चीज़ें सेम सेम नजर आएंगी। वहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको किसने बनाया है? कुलाम साहब ने बनाया है। कुलाम साहब ने यहाँ पे फार्मूला दिया है, F = K Q1 Q2/r²। फिर वहाँ भी हम लोग के देखते हैं कि हर एक चार्ज, जैसे यहाँ पे हर एक मास का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, वैसे एक चार्ज का भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और हम वहाँ भी क्या कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो हम किसी क्यू चार्ज को पकड़ते हैं। बड़े अच्छे से समझिएगा, क्यों किसी क्यू चार्ज को पकड़ते हैं, और इस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर जब हम किसी दूसरे चार्ज को, तो जब हम दूसरा चार्ज एंट्री मरवाते हैं, तो वो कैसा होता है? Q0 होता है, जिसको पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज बोलते हैं। एक तो पॉजिटिव होगा, लेकिन और कैसा होगा? टेस्टिंग चार्ज। टेस्टिंग चार्ज की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके पास उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है? ना के बराबर होता है। ना के बराबर, क्योंकि ये चार्ज बहुत छोटा है, केवल टेस्ट करने के लिए गया है। समझ पा रहे हैं? तो ये दूसरे के ऊपर नहीं लगा पाएगा बल, ये वाला इसके ऊपर बल लगाएगा। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये Q वाला चार्ज जो है बड़ा है, ये इसके ऊपर बल लगा पाएगा, ये वाला इसके ऊपर बल नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा है। ये Q0 क्या है? बहुत छोटा है, जबकि ये क्या है? इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। ये टेस्टिंग चार्ज है। वैसे ही हम जो ये मास लेके जा रहे हैं क्या है? बहुत छोटा है, तो ये इसके ऊपर बल नहीं लगा पाएगा, ये वाला इसके ऊपर बल नहीं लगा पाएगा, ये वाला इसके ऊपर बल लगाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है बहुत छोटा है, बहुत कमज़ोर है, क्योंकि ये यूनिट मास है। क्लियर है? और ये बड़ा मास है। इसके अंदर लेके जाओगे तो ये खींचेगा कि ये खींचेगा? ये खींचेगा ना। यही समझाना चाह रहा हूँ मैं। यानी इसका इफेक्ट इसके ऊपर कम होगा, इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है? तो होगा क्या कि ये इस छोटकू मास को, ये क्या, जो ही इसके अंदर क्या लेके जाया जाएगा? इसके अंदर लेके जाया जाएगा। तो जब ये यहाँ पे आएगा इस पॉइंट पे, ये छोटकू सा मास जब एकदम इस पॉइंट पे आएगा, तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। फिर जब इस पॉइंट पे आएगा तो भी फोर्स अप्लाई होगा, तो यहाँ भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। जितना हम इस एम मास के बॉडी के नज़दीक आते जाएंगे, उतना फोर्स क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो जितना आप नज़दीक आते जाते हो, इंटेंसिटी उतनी ही बढ़ती जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि भैया एक यूनिट मास को अगर हम किसी मैसिव बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में एंट्री कराएं, तो उसके ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। समझ पा रहे हैं? कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक यूनिट मास के ऑब्जेक्ट पे लग रहा है जब हम एक मैसिव ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड में एंट्री कराएं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। समझ पा रहे हैं? इसको लिख दिया जाए, यस सर नो? ठीक। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या समझे आप? किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर का वह फील्ड या क्षेत्र जिसमें एक दूसरे ऑब्जेक्ट को लाने पर उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्शन फोर्स फील हो। ठीक है? अट्रैक्शन फोर्स फील हो। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है? और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? ध्यान देंगे तो यूनिट मास पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जब उसे एक मैसिव ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ले जाया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी।
अपनी भाषा में लिखेंगे, जो समझ में आया वही लिखेंगे। ओके, समझ में आ गया। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसको हम लोग डिफाइन करते हैं ऐसे, कैपिटल जी सॉरी स्मॉल जी इज इक्वल टू यहाँ पे एफ अपॉन स्मॉल एम, ठीक है। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल एफ अपॉन एम। ये एम क्या है? ये एम है यूनिट मास। ये एम क्या है? ये है आपका यूनिट मास। यहाँ पे क्या है? ये यूनिट मास। अब यहाँ से आप चाहो तो इसको डिफाइन कर सकते हो, यस और नो, आया ना? डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे बताइए? यहाँ पे एफ निकाल सकते हैं हम लोग, इनके और इनके बीच में लगने वाला बल, आया ना? निकाल सकते हैं, और निकालेंगे तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना? क्लियर है? तो यहाँ से आप क्या डिफाइन कर सकते हो? जैसे आप एफ इनके बीच में लगने वाला बल निकाल लो। जैसे मान लो इसको यहाँ पे एंट्री करवा दिया तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है? आर है, आर है, रख दिया। अब यहाँ से यहाँ के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे तो क्या आएगा? एफ इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल जी m1। देखो यहाँ पे कैपिटल M रखना और इसको क्या रखना है? स्मॉल m पूरे के नीचे आर स्क्वायर, यही तो होगा। यही जब यहाँ पे रखोगे इस एफ की जगह पे तो स्मॉल m से स्मॉल m क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो केवल और केवल किसका फोर्स नज़र आएगा? इसका। समझ पा रहे हो ना? तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में एक फोर्स है। ये क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है? एक फोर्स है। आपके मन में कन्फ्यूजन आ रहा होगा, सर स्मॉल जी आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है ना? ये तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। बट आप टेंशन ना लीजिए, अभी फिलहाल में आप क्या समझेंगे ये कि ये क्या है? ये क्या है? ये एक फोर्स है, ठीक है ना? क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। अभी आगे जाके मैं इसको समर्ज कर दूंगा, टेंशन इस चीज़ की नहीं लेंगे। अभी फिलहाल में ये समझेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है। क्लियर हो गया? यस और नो? किसी को कोई दुविधा नहीं है ना? ठीक है, बिल्कुल। तो हम मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।